हाय एवरीवन। एक जजमेंट आया है ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से इन केस ऑफ आनंद स्टील वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट के अंदर है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस जजमेंट की वजह से जो सेक्शन 16(4) है, कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर उसे आर्बिट्री ठहरा दिया है। कोर्ट ने ऐसा बोला है कि इस सेक्शन की वजह से डबल टैक्सेशन हो रहा है, 2 बार टैक्सेशन लग रहा है। और इवन ये भी कहा है कि अगर आप इंटरेस्ट और लेट फीस लेवी कर रहे हो तो आप सेक्शन 16(4) की वजह से आईटीसी डिसअलाउ क्यों कर रहे हो। और काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स इस जजमेंट को एक बहुत बड़ा रिलीफ मान रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि क्या कोर्ट ने सही में ये सब बातें कही है, क्या कोर्ट ने इन सब बातों के बेसिस पे अपना जजमेंट दिया है, इन सब बातों को अपना बेसिस बनाया है अपने जजमेंट का। तो इन सभी बातों का हम डिटेल में डिस्कशन हमारी आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। लेकिन इससे पहले बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि सेक्शन 16(4) क्या है। सेक्शन 16(4) एक टाइम लिमिट देता है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद इतने टाइम तक ही आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। इवन दो आपने अगर बाकी सारी कंडीशन आईटीसी क्लेम करने की सेटिस्फाई कर दी है तो भी आप इस टाइम लिमिट तक ही क्लेम कर पाएंगे। तो अब हम सीधा उस जजमेंट के ऊपर चलते हैं। तो इस जजमेंट के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि पेटिशनर ने, जो पेटिशनर की तरफ से लर्नेड काउंसिल थी, उनकी तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखे गए। तो उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि जो आप टाइम लिमिट लगाई जा रही है आईटीसी क्लेम करने के लिए सेक्शन 16(4) के अंदर, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 19(1)(g) और 300(a) है, उनके लिए वायलेटिव है और उसकी वजह से इसे अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर करना चाहिए। इसके बाद लर्नेड काउंसिल कहते हैं कि सेक्शन 16(4) के अंदर जो कंडीशन है वो आर्बिट्री रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन लगाती है आईटीसी क्लेम करने के ऊपर। वो साथ के साथ कहते हैं कि आपका आईटीसी एक्रू तभी हो जाता है कि एज सुन एज वो पर्सन, जैसे ही वो गुड्स परचेज कर लेता है या सर्विसेज रिसीव कर लेता है और वो बिजनेस पर्पस के लिए उसे रिसीव कर लेता है, बिजनेस इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए अगर उसे वो रिसीव कर लेता है, तो एज सुन एज वो ऐसा करता है वो उसकी आईटीसी एक्रू हो जाती है सेक्शन 16(1) के प्रोविजंस की अकॉर्डिंग में। और इस वजह से अगर उसे डिसअलाउ किया जाएगा एक प्रोसीजरल लैप्स की वजह से, जो सेक्शन 16(4) के अंदर एक प्रोसीजरल लैप्स है कि आप एक टाइम लिमिट के बाद उसे अवेल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये चीज़ पूरी आर्बिट्री होगी। इसके बाद वो अपना अगला आर्ग्यूमेंट देते हैं कि सेक्शन 16(4) जो है वो लॉस कोज कर रहा है एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को, क्योंकि वो जो एलिजिबल आईटीसी है, जो लीगली एलिजिबल आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसे वो नहीं लेने दे रहे। इस वजह से ये आर्बिट्री है, इर्रेशनल है और अनरीजनेबल है और वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ टाइम लिमिट के बेसिस पे। आपको आईटीसी टाइम लिमिट के बेसिस के ऊपर अलाउ किया जा रहा है और ये वायलेटिव होगा आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इसके बाद अगले आर्ग्यूमेंट में जो लर्नेड काउंसिल थे उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट था वो ये था जीएसटी के थ्रू कि वो कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव किया जाए, कि मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है उसे हटाया जाए। और ये सेम चीज उन्होंने अपने ऑब्जेक्ट और रीजन में भी लिखी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल 122nd अमेंडमेंट बिल लाया गया, कि मतलब जिसके थ्रू जीएसटी लाया जाना था, उसके अंदर जो उन्होंने बातें रखी कि हम जीएसटी क्यों ला रहे हैं, उसका भी एक इंटेंट ये था कि हम कास्केडिंग इफेक्ट को हटाएं, तो उसके लिए ये जीएसटी लाया जा रहा है। तो उस चीज को भी ये अगेंस्ट जा रहा है। इसके बाद लर्नेड काउंसिल आगे कहते हैं कि पेटिशनर ने ऑलरेडी अपनी रिटर्न्स फाइल कर दी है और उस रिटर्न के ऊपर लेट फीस, इंटरेस्ट जो भी लग रहा था वो भी सारा भर दिया है। इसके बावजूद जो आईटीसी है वो अलाउ नहीं किया जा रहा। इसकी वजह से पेटिशनर को 2 बार टैक्स पे करना पड़ रहा है, टैक्स पे करना पड़ रहा है लेट फीस देने के बाद भी, इंटरेस्ट देने के बाद भी। एक तो वो टैक्स भी पे कर रहे हैं और उसके बाद उसे उनका आईटीसी भी नहीं दिया जा रहा। इसके बाद लर्नेड काउंसिल कहते हैं कि अगर पेटिशनर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16 की कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई कर देते हैं, और इन दोनों की अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आप अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपको आईटीसी अलाउ किया जाना चाहिए। इसके अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है 1 और 2 के अंदर, अगर आप वो सेटिस्फाई करते हैं तो आपको आईटीसी मिलना चाहिए। उसके बावजूद अगर पेटिशनर ने ये सब कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, कंप्लाई विद कर दिया, और उसके बाद भी अगर आप सेक्शन 16(4) के बेसिस पे अगर डिनाई कर रहे हो आईटीसी, तो ये कॉन्ट्रेरी होगा अफोरसेड सबसेक्शंस का। मतलब जो पेटिशनर के लर्नेड काउंसिल है उनका कहना ये है कि जो सबसेक्शन 4 है वो कॉन्ट्रेरी है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 का। इसके बाद पेटिशनर के लर्नेड काउंसिल की तरफ से जो लेजिटिमेट एक्सेप्शन का प्रिंसिपल है उसे भी ग्राउंड बनाया गया अपने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। तो जब पेटिशनर के लर्नेड काउंसिल ने ये सब बातें रखी ऑनरेबल कोर्ट के सामने, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से काउंसिल थे उन्होंने सिर्फ एक बात रखी गवर्नमेंट के सामने
कि जो गवर्नमेंट है सेक्शन 16 के अंदर 2 अमेंडमेंट ले आई है सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 की फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर ये जो मैटर है 18-19 का ये मैटर है, उसके अंदर इन सबसेक्शन की वजह से इन्हें रिलीफ मिल जाएगा, उनकी वजह से उन्हें ये आईटीसी मिल जाएगा। और उन्होंने रिलाई किया कि जो ऑनरेबल कोर्ट है मदुरई बेंच है मद्रास हाई कोर्ट की, उन्होंने भी इस तरह से रिलीफ दिया है, इसके बेसिस पे बेनिफिट दिया है सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 की वजह से। तो इस वजह से क्योंकि ये ऑर्डर जो पास हो गया था ये पहले ही पास हो गया था अमेंडमेंट आने से पहले, तो आप क्या कीजिए कि जो मैटर है उसे रिमांड बैक कर दीजिए, उस मैटर को दोबारा अथॉरिटी के सामने, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने वापस भेज दीजिए कि आप इसे एफ्रेश कंसीडर कीजिए। जो नए अमेंडमेंट आए हैं सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 के अंदर, उनकी लाइट के अंदर इसे आप दोबारा कंसीडर करें। तो ये एक ही आर्गुमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से लर्नेड काउंसिल थे उनकी तरफ से रखा गया ऑनरेबल कोर्ट के सामने। तो बेसिकली जो पिटिशनर था उनकी तरफ से जो सारे आर्गुमेंट कोर्ट के सामने रखे गए वो ये थे कि आप सेक्शन 16(4) को गलत ठहराइए कि सेक्शन 16(4) गलत है, बीट इन ग्राउंड की आपने हमें आईटीसी क्यों डिनाई कर दिया जब इंटरेस्ट लेट फीस ले ली, आर्बिट्री है सेक्शन 16(4), हम सेक्शन 16(1) और 2 की कंडीशंस को कंप्लाई विद करें तो क्यों हमारे ऊपर सेक्शन 16(4) की एक और कंडीशन लगाई जा रही है। तो इन सब ग्राउंड्स के ऊपर वो बोल रहे थे कि इस सेक्शन को सेक्शन 16(4) को आर्बिट्री डिक्लेयर किया जाए, जबकि जो गवर्नमेंट की तरफ से लर्नेड काउंसिल थे उन्होंने कहा कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट अमेंडमेंट ले आई है रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो 18-19 की बात यहाँ पे चल रही है उसके लिए गवर्नमेंट अमेंडमेंट ले आई है, सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 ले आई है, जिसकी वजह से एसएससी को बेनिफिट मिल जाएगा और उनको ये आईटीसी भी अलाउ हो जाएगा। तो आप ये जो मैटर है वो दोबारा का दोबारा रिमांड बैक कर दीजिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास और वो ये ऑर्डर दोबारा पास कर देंगे इन लाइट ऑफ दिस अमेंडमेंट। तो जब पेटिशनर की तरफ से लर्नेड काउंसिल और जो रिस्पोंडेंट की तरफ से काउंसिल है उनकी तरफ से जो भी आर्गुमेंट्स है वो कोर्ट के सामने रखे गए, तो इसके बाद कोर्ट ने क्या कहा वो हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो कोर्ट ने पैराग्राफ 15, 16 और 17 के अंदर जो बातें कही है उससे आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो 15 और 16 और 17 के अंदर क्या क्या बातें ऑनरेबल कोर्ट ने कही है वो हम देख लेते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जो प्रोविजन है सेक्शन 16(4) के जो रिक्वायर करते हैं, जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं आईटीसी, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि एक जो रिटर्न थी वो फाइल की गई आफ्टर द डेट प्रिस्क्राइब्ड, जो मतलब सेक्शन 39 के अंदर जो रिटर्न है जीएसटीआर 3B है, अगर वो लेट फाइल की गई, एक पर्टिकुलर डेट के बाद फाइल की गई, तो सिर्फ इस बेसिस पे आपका आईटीसी अगर रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है तो वो पूरी की पूरी तरह से आर्बिट्री कंडीशन है। मतलब सेक्शन 16(4) की जो कंडीशन है कोर्ट ने बोला कि वो कंडीशन आर्बिट्री है। साथ के साथ ये भी देखना होगा कि जो टैक्स पेयर है जो आईटीसी क्लेम कर रहा है वो ऑलरेडी उसने पेमेंट ऑफ टैक्स कर दी है अपने सप्लायर को, मतलब जहां से वो माल खरीद रहा है वो अपने उस सप्लायर को टैक्स पे करके आ चुका है, उसके बावजूद उसे आईटीसी नहीं दिया जा रहा। तो जब वो पेमेंट अपनी कर रहा है वो साथ के साथ तो कॉस्ट की पेमेंट कर रहा है और उसके साथ साथ जो जीएसटी भी है उसकी वो अपने पेमेंट अपने सप्लायर को करके आ रहा है। तो ऐसे केस के अंदर जो टैक्स पेयर है उसे आप डिप्राइव नहीं कर सकते, जो उसका राइट है आईटीसी क्लेम करने का। मतलब आप जब एक टैक्स पेयर अपना टैक्स प्लस जो कॉस्ट है वो दोनों चीजें अपने सप्लायर को पे करके आ रहे हैं तो आप उसको आईटीसी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ये बात कोर्ट ने यहां पे कही। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि जो इंटरप्रिटेशन है सेक्शन 16 का जो कवर करता है कि एलिजिबिलिटी और कंडीशन क्या है आईटीसी लेने की, वो कहता है कि आईटीसी का राइट तभी क्रिएट हो जाएगा जब टैक्स पेयर जो कंडीशंस दी हुई है सेक्शन 16(2) के अंदर, जो सेक्शन 16(2) के अंदर सारी कंडीशंस दी हुई है, अगर उसे वो कंप्लाई विद कर देता है तो उसका वो राइट क्रिएट हो जाएगा। और जो सेक्शन 16(2) की ड्राफ्टिंग है वो भी इसी तरह से, वो भी नॉन ऑब्स्टिनेट प्रोविजन से शुरू होता है, नॉटविथस्टैंडिंग से शुरू होता है। इसके बावजूद भी अगर एक टाइम लिमिट इंपोज कर दी जाती है सेक्शन 16(4) के थ्रू कि मतलब आपने कंडीशंस तो कंप्लाई विद कर दी सेक्शन 16(2) की, उसके बावजूद भी आप सेक्शन 16(4) की कंडीशन की वजह से आईटीसी एक टाइम लिमिट के बाद अवेल नहीं कर सकते, तो ये सुपरसीड कर जाएगी, ओवरराइड कर जाएगी जो भी स्कीम ऑफ दिस स्टैट्यूट है। मतलब जो भी उस एक्ट की स्कीम है, जिस तरह से वो एक्ट ड्राफ्टेड है उसके ऊपर चली जाएगी, उसके बियॉन्ड चली जाएगी। और अगर सेक्शन 16(4) का आपका जो कंडीशन है उसे ऑपरेट होने दिया गया, मतलब वो सही में वैलिड ठहराई गई, तो उसकी वजह से जो नॉन ऑब्स्टिनेट क्लोज है, मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग है सेक्शन 16(2) के अंदर, वो मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कोई भी मतलब ही नहीं बचेगा। अगर उसे अलाउ कर दिया गया, अगर सेक्शन 16(4) की कंडीशन को अलाउ कर दिया गया तो सेक्शन 2 का नॉट विथ स्टैंडिंग मीनिंगलेस हो जाएगा। कोर्ट ने ये बात यहां पे कही। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 16(2) का ओवरराइडिंग इफेक्ट है सेक्शन 16(4) के ऊपर, मतलब सेक्शन 16(2) ओवरराइड करेगा सेक्शन 16(4) को। और सेक्शन 16(2) इसी तरह से ड्राफ्टेड है कि जिससे ये पता लगता है कि सेक्शन 16(2) विल नॉट बी सब्जेक्ट टू सेक्शन 16(4), मतलब कि सेक्शन 16(2) की कंडीशंस देखने के बाद आपको सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट देखने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात कोर्ट ने टैक्स पेयर्स के फेवर के अंदर कही। इसके बाद कोर्ट ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जीएसटी लॉ में
कोई भी प्रोविजन नहीं है कि जिसकी वजह से आप रिटर्न को रिवाइज कर सके। मतलब आपने जो रिटर्न फाइल कर दी वो फाइल कर दी, अब वो रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकती। तो इसकी वजह से जो भी टैक्स पेयर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सावधानी से, बहुत ज़्यादा कॉशन के साथ अपनी मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है। तो जब वो अपनी मार्च की रिटर्न फाइल करते हैं तो उन्हें बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, लंबे टाइम तक, ताकि वो रिकंसाइल कर सकें अपनी जितनी भी एंट्रीज है और उसके अंदर वो सही से दिखा सकें, ताकि कोई भी मिसमैच ना बचे। जो भी जीएसटी रिटर्न है और जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसकी वजह से कोई भी मिसमैच ना बचे। इसलिए वो अपनी मार्च की रिटर्न बहुत सोच समझ के, देख के, अच्छा खासा टाइम लेके फाइल करते हैं। और ये चीज़ जनरली वो कब करते हैं, जो अपनी फाइनेंशियल ऑडिट करवाते हैं उस वक्त वो ये चीज़ करते हैं। और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लेट फीस भी पे करते हैं। और लेट फीस भी सिर्फ मार्च की रिटर्न पे ही पे नहीं करते, वो आगे की जो रिटर्न है उसके ऊपर भी पे करते हैं। क्योंकि जीएसटी में स्कीम इस तरह की है कि टैक्स पेयर आगे की रिटर्न तभी फाइल कर सकता है जब वो अपनी पुरानी रिटर्न फाइल कर चुका हो। तो अगर एक्ट अलाउ कर रहा है रिटर्न फाइल करने के लिए लेट फीस की कलेक्शन के बाद, इंटरेस्ट लेने के बाद, और उसके बाद उसके ऊपर आईटीसी भी डिसअलाउ किया जा रहा है, तो ऐसा होगा कि एक्ट डबल उसको पनिश कर रहा है कि एक ही डिफॉल्ट के लिए उसे 2 बार पनिश किया जा रहा है। साथ के साथ ये भी है कि जब वो लेट फीस पे कर दे रहा है सेक्शन 47 के अंदर, और वो अपना इंटरेस्ट भी पे कर दे रहा है सेक्शन 15 के अकॉर्डेंस के अंदर, तो जो भी ट्रेजरी है, मतलब गवर्नमेंट है, उसे अपना प्रॉपर्ली कंपनसेशन मिल गया कि मतलब टैक्स पेयर ने जितनी अपनी रिटर्न लेट फाइल करी उसकी वजह से गवर्नमेंट को जो नुकसान हुआ उसकी वजह से गवर्नमेंट को पैसा मिल गया लेट फीस और इंटरेस्ट की फॉर्म के अंदर। और उसके बाद भी अगर आप सेक्शन 64 की वजह से उसे आईटीसी अलाउ नहीं कर रहे तो वो एक तरह से डबल पेमेंट कर रहे हैं और वो आर्बिट्री होगा, कैप्रिशियस होगा। तो यहां तक कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, एक टैक्स पेयर के फेवर के अंदर बहुत सारी बातें कही। और यहां तक के जजमेंट को पढ़ के एक बार तो लग रहा था कि टैक्स पेयर के रिलीफ में ये डिसीजन आ जाएगा। कोर्ट सेक्शन 64 को पूरी तरह से गलत ठहरा देगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा देगी, आर्बिट्री ठहरा देगी। लेकिन जब इस जजमेंट को आप आगे पढ़ेंगे तो आपकी सारी की सारी होप्स पे पानी फिरने वाला है। तो ऐसा क्या कहा कोर्ट ने पैराग्राफ 18 के अंदर? कोर्ट ने यह कह दिया कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट ले आई है, जो ये सेक्शन 118 था फाइनेंस एक्ट 2024 का, तो उसकी वजह से जो अमेंडमेंट लेके आई, जिसकी वजह से जो टाइम लिमिट थी सेक्शन 64 को क्लेम करने की वो बढ़ा दी गई। तो इस वजह से जो टैक्स पेयर है उसे बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस वजह से जो कोर्ट है वो इस ओपिनियन को कंसीडर कर रही है कि जो ये पिटीशंस है उनके केस के अंदर वो ये चीज एग्जामिन किए बगैर कि क्या सेक्शन 64 कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, वो सीधा का सीधा इन पिटीशंस को अलाउ कर रही है, टैक्स पेयर के फेवर के अंदर डिसीजन दे रही है। तो मतलब कोर्ट ने इस पूरे के पूरे जजमेंट के अंदर टैक्स पेयर के फेवर के अंदर डिसीजन तो जरूर दिया, लेकिन वो जो फेवर के अंदर डिसीजन देने वाला जो ग्राउंड कोर्ट ने बनाया वो सिर्फ जो सेक्शन 16 के अंदर अमेंडमेंट आया, सेक्शन 16(5) आया, जिसकी वजह से जो आईटीसी क्लेम करने की लिमिट थी, सेक्शन 64 का आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट थी, उसे बढ़ा दिया गया। सिर्फ उस अमेंडमेंट को बेसिस बनाते हुए ये जजमेंट पास कर दिया। कोर्ट ने इस चीज से रेफ्रेन किया कि हम ये चीज डिसाइड नहीं कर रहे इस जजमेंट के अंदर कि क्या सेक्शन 64 कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। एसएससी को ऐसे ही बेनिफिट मिल रहा है सेक्शन 16(5) की वजह से। तो आप कहीं से भी ये ना माने कि इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने ये कह दिया है कि सेक्शन 64 आर्बिट्री है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कोर्ट ने इन ग्राउंड्स को अपना बेसिस नहीं बनाया जजमेंट का बेसिस सिर्फ एक ही ग्राउंड है कि अमेंडमेंट आ गया और उस अमेंडमेंट के बेसिस के ऊपर टैक्स पेयर को रिलीफ मिल जाएगा। तो आप ये समझिए कि हमने अभी ऊपर जो पढ़ा पैराग्राफ 15, 16, 17 के अंदर वो सिर्फ कोर्ट के डिस्कशंस थे, कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी। कोर्ट ने उन्हें बेसिस नहीं बनाया अपने जजमेंट का। जजमेंट का बेसिस जो रेशियो डिसेंडी है वो सिर्फ एक ही है, जो आपका सेक्शन 65 का अमेंडमेंट है, उसके बेसिस पे टैक्स पेयर के फेवर के अंदर डिसीजन दिया गया है। तो आपको इसलिए इस जजमेंट के अंदर डिफरेंशिएशन करना होगा कि ओबिटर डिक्टा क्या है और रेशियो डिसेंडी क्या है। मतलब ओबिटर डिक्टा मतलब कोर्ट की क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी इस पूरे जजमेंट के दौरान, कोर्ट ने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की, और दूसरा रेशियो डिसेंडी मतलब कोर्ट के एक्चुअल जजमेंट का बेसिस क्या बना। तो जो रेशियो डिसेंडी होता है वही चीज बाइंडिंग होती है। जो ओबिटर डिक्टा होती है उसकी परसुएसिव वैल्यू जरूर होती है, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होता। तो इस वजह से जो सारी बातें थी जो आपके सेक्शन 64 को आर्बिट्री ठहराने की आप सोच रहे थे, वो सिर्फ कोर्ट का ओबिटर डिक्टा था, उसके बेसिस पे रेशियो डिसेंडी वो नहीं बन पाया। तो आई होप आप इस पूरे डिटेल डिस्कशन से ये समझ पाए होंगे कि क्या एक्चुअल में इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने सेक्शन 64 को आर्बिट्री मानते हुए ये डिसीजन दिया है या सिर्फ अमेंडमेंट के बेसिस पे डिसीजन दिया है। तो आपको ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी जो आप लीगल बैटल्स फाइट करेंगे उसके अंदर। सिर्फ आप ये जजमेंट लिख देंगे और कोर्ट ने ये बात कही तो सीधा का सीधा आप ये अपने केसेस लीगल बैटल नहीं जीत पाएंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।